Hello everyone, good evening. Welcome back to our YouTube channel One Stop Need. This is your चदाली मैम. तो अब जो रिवीजन सीरीज़ है जहाँ पर हम वन क्वेश्चन कंफर्म कर रहे थे विथ द रिवीजन ऑफ वन टॉपिक, उसमें है आज हमारा टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम. आई गेस केमिकल इक्विलिब्रियम तो सभी के लिए इजी है, सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं, बट आयनिक इक्विलिब्रियम इज समथिंग जहाँ पर सभी लोग कैलकुलेशंस में अटक जाते हो. तो आज ही मैं उसी के बेसिस पर एक ये टॉपिक को हम रिवाइज करेंगे और साथ में कुछ ट्रिक्स मैं बताऊंगी. तो आयनिक इक्विलिब्रियम, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आयनिक इक्विलिब्रियम हम किस में पढ़ते हैं. आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब जहाँ आयंस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है. दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग और दूसरा होता है वीक. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाता है. डिसोसिएट मतलब अपने अपने आयंस में टूटना. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो अपने अपने आयंस में टूट जाता है. जैसे NaCl, मतलब कैसे हुआ, सोडियम प्लस एंड क्लोराइड माइनस, उसमें वो डिसोसिएट होगा, करेक्ट. फिर NaOH, Na प्लस OH माइनस में, H2SO4 H प्लस HSO4 माइनस में, KOH K प्लस OH माइनस में. तो ऐसे आयंस जो अपने अपने, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो अपने अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. और उनके इस डिसोसिएशन को दिखाने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं अल्फ़ा. अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा रिप्रेजेंट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो 100% डिसोसिएट हो जाता है. और क्योंकि वो 100% डिसोसिएट होता है, उसकी अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा 1 होगी. ठीक है. इसके ऊपर आपके पास में क्वेश्चन मिलता है कि कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाए कि अगर एसिटिक एसिड है तो वो 60% डिसोसिएट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? अब एसिटिक एसिड किस कंडीशन में एसिटिक एसिड आता है? हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट में. वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होंगे. तो यहाँ एक मेजर चेंज आपको दिख रहा होगा. क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, जैसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, ये रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जा रही है. मतलब H प्लस Cl माइनस है तो HCl बनेगा, या फिर HCl डिसोसिएट हो रहा है तो H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होगा. वहीं पर अगर हम बात करें किसकी? वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो यहाँ पर आ जाता है क्या? इक्विलिब्रियम. ये देख रहे हैं, इक्विलिब्रियम. तो आयनिक इक्विलिब्रियम हम हमेशा किसके लिए पढ़ते हैं? जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर बैलेंस बना होता है. क्योंकि जो आयनिक इक्विलिब्रियम है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हुआ. मतलब कुछ आयंस तो प्रेजेंट होंगे और साथ साथ में इक्विलिब्रियम पर इसका भी कुछ कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा ही मिलेगा. दैट इज़ वाई हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं. ठीक है. अगर मैं इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करूं, क्योंकि ये रिएक्शन कंप्लीशन पे नहीं जा रही है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल चल रहा है, तो क्योंकि ये रिएक्शन कंप्लीशन पे नहीं जा रही है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी. इसका मतलब 100% डिसोसिएशन नहीं होगा, 100 से कम इसका डिसोसिएशन होता है. ठीक है. अब आयंस की बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है हमारा वो है एसिड और बेस. हम जो भी बात करते हैं आयंस के लिए, वो बात करते हैं एसिड के लिए या बेस के लिए. तो यहाँ पर 3 थ्योरीज थी जो सभी को पता है. अब ये थ्योरीज क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि पास्ट 2 ईयर्स से इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है अरहीनियस कॉन्सेप्ट. अब मैं यहाँ पर जो तीनों थ्योरीज है ना, तीनों थ्योरी का बेसिक बता दी हूँ कि उनको किस बेसिस पर आपको आइडेंटिफाई करना है. अरहीनियस कॉन्सेप्ट क्या था? अरहीनियस ने कहा था एसिड ऐसे कंपाउंड्स हैं जो H प्लस आयन देते हैं, तो उसे कहा अरहीनियस एसिड. और बेस ऐसे कंपाउंड हैं जो OH माइनस देते हैं. तो ये अरहीनियस का कॉन्सेप्ट था, एसिड H प्लस आयन एंड बेस OH माइनस, जो अभी तक हम जनरल स्टडीज़ करते आ रहे थे. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया था ब्रॉन्स्टेड का. ब्रॉन्स्टेड वो हम अभी पढ़ेंगे. फिर एक और कॉन्सेप्ट है ल्यूइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट. अब ल्यूइस ने क्या कहा था? ल्यूइस ने, ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था, कि ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो उन्हें हम कहेंगे क्या? एसिड्स. अब ऐसे कौन से कंपाउंड हो सकते हैं? तो या तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाले. पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया था, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाले. या ऐसे जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल है,
खाली ऑर्बिटल है ताकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि बोरॉन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, बोरॉन हमेशा, दिस इज़ दी एग्जामिनर का सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोरॉन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं दे आर ल्यूइस एसिड। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। वहीं पर अगर लुईस बेस की बात करें तो लुईस बेस क्या होंगे? जो इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी। इसका मतलब क्या? या तो इनके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, और या फिर इनके पास में एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स विल बिहेव एज ल्यूइस बेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। अब ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट क्या था? ब्रॉन्स्टेड ने ये कहा अगर कोई एसिड है तो वो क्या बनाएगा? उसका कॉन्जुगेट बेस, और अगर कोई बेस है तो वो उसका बनाएगा कॉन्जुगेट एसिड। अब यहाँ पर उन्होंने ऐसा नहीं बताया था कि HCl एसिड है और H2O या दूसरा NaOH बेस है। उन्होंने ये कहा कि अगर HCl से मैं एक प्रोटॉन निकाल लूँ तो क्या बनेगा? Cl माइनस। Cl माइनस अगर बनता है तो Cl माइनस क्या होगा? यहाँ पर क्योंकि एक प्रोटॉन की डेफिशिएंसी है तो उन्होंने पेयर के बीच में बात करी थी, HCl एंड Cl माइनस। जहाँ पर एसिड और बेस का पेयर है दैट इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो HCl क्या? जो एसिड H+ आयन दे रहा है, और Cl माइनस इज़ द कॉन्जुगेट बेस। क्यों? क्योंकि इसके पास एक H+ आयन को गेन करने की टेंडेंसी है। ऐसे ही सेम अगर मैं वाटर की बात करूँ, H2O एंड H3O+। अब H2O क्या होगा? बेस है, इसका मतलब क्या होना चाहिए था? या तो OH- आयन देना चाहिए था या H+ आयन लेना चाहिए था। तो ये है हमारा बेस। अगर इसने एक H+ आयन ले लिया दैट मीन्स ये इसका क्या हो गया? कॉन्जुगेट एसिड। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है क्या? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो जो भी एसिड होगा वो अपना कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, जो बेस है वो अपना कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा, और दोनों के बीच में डिफरेंस होता है सिर्फ एक प्रोटॉन का। वहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था लास्ट, विच अमंग द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज अ ल्यूइस एसिड। कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करेगा? तो ल्यूइस एसिड कॉन्सेप्ट क्या था? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। तो यहाँ पर जैसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है? OH- तो नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ल्यूइस बेस है। वाटर के पास 2 लोन पेयर है, इसका मतलब ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ल्यूइस बेस है। तो करेक्ट आंसर इज BF3। और हमेशा बोरॉन कंपाउंड्स ल्यूइस एसिड होते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरो कंपाउंड इज लाइकली टू बिहेव एज ए ल्यूइस बेस। तो देख रहे हैं आप, ल्यूइस के ऊपर, ल्यूइस एसिड बेस के ऊपर 3 क्वेश्चंस हमें मिले हैं। ठीक है, जैसे ही देखो फ्लोरो कंपाउंड्स में कौन से हैं जो ल्यूइस बेस की तरह बिहेव करेंगे? ल्यूइस बेस मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो BF3 तो पहले से ही हटा देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। CF4 क्या यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन की कमी या ज़्यादा है? इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है ना, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं PF3 की बात करूँ तो PF3 ग्रुप 15 में आता है, 5 बनाएगा। अगर आप NH3 को देखते हैं तो NH3 के पास भी एक लोन पेयर है ना। वैसे ही PF3 भी तो सेम टाइप का कंपाउंड है, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, एक लोन पेयर बचेगा। इसका मतलब क्या ये लुईस बेस की तरह एक्ट कर सकता है? यस, ये लुईस बेस की तरह एक्ट कर सकता है। और अगर हम SiF4 की बात करें तो SiO4 में क्या होगा? क्योंकि सिलिकॉन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो दिस विल बिहेव एज लुईस एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज लुईस बेस। लीस्ट लाइकली पूछा है, ये नहीं पूछा है लुईस बेस कौन सा होगा, पूछा है लुईस बेस की तरह ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो लीस्ट लाइकली टू बिहेव है। तो पहले ही हम
F माइनस को तो हटा दें क्योंकि नेगेटिव है तो लुईस बेस तो बनेगा ही बनेगा। PF3 भी हमने देखा अभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये भी होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब लुईस बेस तो ये भी है। तो BF3 इसका करेक्ट आंसर, क्यों? क्योंकि ये हमेशा लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। तो जितने क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताए, तीनों क्वेश्चंस में आप देख रहे होंगे बोरॉन कंपाउंड्स हमेशा ही पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, आयनाइजेशन ऑफ वाटर। एसिड बेस हमने समझ लिया, आयनाइजेशन ऑफ वाटर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आयनाइजेशन ऑफ वाटर में हम ये कहते हैं कि वाटर जो है वो बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है और एसिड की तरह भी। क्यों? क्योंकि वो एक एम्फी नेचर का है। एम्फी नेचर, एम्फी मतलब दोनों, एसिड और बेस दोनों की तरह। तो अगर वो डिसोसिएट होता है तो क्या बनाएगा? H+ और OH-। ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखनी है तो आप कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जहाँ पर आप लिखेंगे H+ OH- और साथ में नीचे H2O। पर क्या किसी को याद है कि हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिक्विड या सॉलिड स्टेट में हो तो उसे हम कंसिडर नहीं करते हैं। इसका मतलब अगर आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखनी है तो उसमें सिर्फ H+ और OH- ही लिखेंगे। और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन या कांस्टेंट हम किसके लिए लिख रहे हैं? वाटर के लिए लिख रहे हैं, इसलिए उसके नीचे लगा देते हैं हम KW। तो इस तरीके से आपने लिखा, जिसके लिए भी लिखाएंगे। अगर हम K से लिखते हैं इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं, KP लिखा है मतलब प्रेशर के टर्म्स में निकाल रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पर वाटर के लिए लिखा है इसीलिए KW। ठीक है, अब KW का कुछ रिलेशन, कि अगर KW मतलब वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या है? वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट 298 केल्विन पे होता है 10 टू द पावर -14। 10 टू द पावर -14। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वाटर का डिसोसिएशन इंक्रीज होगा। वाटर का डिसोसिएशन इंक्रीज होगा तो H+ OH- भी इंक्रीज होंगे और वाटर का KW की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो रिलेशन, अब आते हैं हम KA और KB पर। अब KA और KB क्या है? जैसे हमने वाटर के लिए लिखा था इक्विलिब्रियम इक्वेशन, वैसे ही अगर हम किसी एसिड के लिए लिख रहे हैं, कोई भी एसिड के लिए अगर आप ये इक्वेशन लिख रहे हो, दैट इज H+ एंड A-, तो उसे हम कहेंगे KA, दैट इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और क्योंकि दूसरा है KB मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो अगर किसी बेस की बात हो रही है तो ऐसे, तो आप अगर इसको मेंशन करेंगे तो ये, अगर इसके बीच का रिलेशन देखना है, KA और KB के बीच का रिलेशन देखना है तो KA इंटू KB इज KW के इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको बात करनी है pKa वैल्यूज़ की। अब pKa क्या होता है? अगर आपने लॉगरिथम लिया, माइनस लॉगरिथम ऑफ KA, उसको हम कहते हैं pKa, माइनस लॉग ऑफ KB, उसको हम कहते हैं KB। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, क्या? जैसे ही KA की वैल्यू ज़्यादा हुई, KA मतलब जितना ज़्यादा एसिड H+ आयन देगा, तो KA ज़्यादा मतलब H+ आयन ज़्यादा, H+ आयन ज़्यादा मतलब एसिडिक नेचर ज़्यादा, और इसका मतलब pKa कम। क्यों? क्योंकि pKa नेगेटिव लॉगरिथम होता है, नेगेटिव साइन वाला, इसलिए pKa की वैल्यू कम और pH हो जाता है कम। इसीलिए आपको पता होगा कि pH ऑफ एसिडिक इज ऑलवेज लेस देन 7। वहीं पर अगर बेस की बात करें तो क्या होगा? KB ज़्यादा, OH- ज़्यादा, तो बेसिक नेचर ज़्यादा, और POH कम हो गया। POH मतलब ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम, तो pH इंक्रीजेस, दैट इज pH इज मोर देन 7। ठीक है, तो ये है हमारा रिलेशन ऑफ pH एंड POH। अगर pH और POH के बीच का आप रिलेशन देखेंगे तो pKw के इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 14। तो हम ये कहते हैं कि अगर pH लेस देन 7 है मतलब एसिडिक है, अगर इन बिटवीन 6 to 7 है तो दैट इज न्यूट्रल, और अगर उससे ज़्यादा है तो वो नेचर हो जाता है बेसिक। तो pH रेंज हमारी मिलती है हमें 1 से लेकर 14 तक। ठीक है, अब ये तो आप सभी ने पढ़ा होगा
सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट अगर आप किसी भी एसिड में कोई बेस को मिक्स करेंगे तो वहाँ पर सॉल्ट बनती है। हमेशा पढ़ते आ रहे हैं एसिड प्लस बेस मीन्स सॉल्ट। तो सॉल्ट किस टाइप से हो सकती है? हमने देखा वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब वीक एसिड या वीक बेस हो सकता है, या स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करोगे, जैसे NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है प्लस HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उनको मिक्स करोगे तो आपको जो सॉल्ट मिलेगी वो क्या मिलेगी? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। और क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, और न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया, इसलिए pH हमेशा आपको 7 मिलेगा। फिर नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, अब इसका फॉर्मूला अगर आपको याद रखना है तो बहुत सिंपल सा तरीका बता रही हूँ, pH और 7 तो आपको लिखना ही है। अब देखो कौन सा वाला वीक है, क्या यहाँ पर वीक बेस है? तो वीक बेस से हम क्या लिखते हैं? Kb लिखते हैं, इसीलिए आप Kb लेंगे, pKb की वैल्यू लेंगे। दोनों ही, अगर आपको दोनों ही फॉर्मूलेज में डिफ्रेंसिएशन करने में दिक्कत हो रही है तो आप कैसे लिखेंगे? 7 माइनस pKb क्यों? क्योंकि वीक बेस की बात हो रही है, वीक बेस है इसलिए pKb, और log C pKb वीक बेस का क्यों? क्योंकि हमेशा आयनिक हम इसका ही निकालते हैं ना, इक्विलिब्रियम हमेशा हम वीक वाले का निकालते हैं, इसीलिए हम pKb लेंगे प्लस log C। अब log C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन एंड डिवाइडेड बाय 2। तो इसका pH हमेशा लेस देन 7 आएगा, इसका मतलब एसिडिक pH। अब एसिडिक pH क्यों आएगा? क्योंकि हमारा जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है वो क्या है? एसिड है, तो वो पूरी तरीके से डिसोसिएट होगा, इसीलिए एसिडिक नेचर होगा। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट की बात करें, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ देखिए वीक कंपोनेंट क्या है? एसिड है, इसका मतलब आपको क्या लेना है? pKa एसिड का लेना है, जो भी वीक है उसका pKa लेना है। साथ में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है तो pH क्या होगा? मोर देन 7 होगा। हमें स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स हमारा बेस है तो इसका मतलब pH मोर देन 7, तो बेसिक इन नेचर। और अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो 7 प्लस pKa प्लस log C, यहाँ पर माइनस था 7 माइनस, यहाँ पर क्योंकि pH ज़्यादा होना चाहिए 7 से ज़्यादा, इसीलिए ऐड आ जाएगा बीच में पॉजिटिव साइन। फिर फोर्थ आता है हमारा वीक एसिड और वीक बेस। अगर दोनों ही वीक हो गए, दोनों ही वीक है, इसका मतलब दोनों का ही आपको pKb लेना पड़ेगा। तो ये देखिए pK और pKb और डिवाइडेड बाय 2 और 7। तो बहुत इजी तरीका है याद रखने का, जो भी वीक कंपोनेंट है उसका pK वैल्यू लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर pH क्या होगा? यहाँ पर ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, किस पे डिपेंड करेगा कि किसकी pKa वैल्यू ज़्यादा है या pKb वैल्यू ज़्यादा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस टॉपिक में आता है बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन क्या होते हैं? बफर ऐसे सोल्यूशन है जहाँ पर pH उन सोल्यूशंस का हमेशा कांस्टेंट होता है, मेंटेन करके रखने के लिए होता है। जहाँ पर आपको दो टाइप के बफर पढ़ने हैं, एक है एसिडिक बफर और दूसरा है बेसिक बफर। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि एसिड और बेसिक बफर में एसिड होना चाहिए वीक एसिड और बेसिक में वीक बेस, और साथ में लेंगे हम सॉल्ट। अब कन्फ्यूजन ना हो कि कौन से क्वेश्चन में हमें pH निकालना है। अगर क्वेश्चन दे दिया डायरेक्टली और आपसे पूछा जाए कि आपको pH निकालना है तो आप क्या करेंगे? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि pH मुझे वीक एसिड वीक बेस वाला लगाना है, स्ट्रॉन्ग बेस लगाना है, या वीक एसिड या बफर सोल्यूशन वाला लगाना है? तो यहाँ पर एक और चीज़ बताती हूँ, अगर आप क्वेश्चन में सॉल्ट और एसिड या बेस के बीच में, सॉल्ट और एसिड या बेस के बीच में, और बेस के बीच में अगर कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं तो आप हमेशा बफर सोल्यूशन की इक्वेशंस लगाएंगे। पर अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एसिड या बेस के बीच में कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, उस टाइम पर आपको pH वाला फॉर्मूला लगाना है, आइडेंटिफाई करना है कि वीक एसिड है, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, चारों में से जो केस होता है आप उसमें आइडेंटिफाई करके लगा सकते हैं। अब मैं इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर ये सब फॉर्मूलेस तो आपने पढ़े हैं, जो इम्पॉर्टेंट है क्या, वो है हमारे लिए कैलकुलेशन, कि हम इनकी कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, जनरली क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस में आपको गिवन होता है pH निकालना है,
ठीक है। pH गिवन है, pH होता है हमारा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं यहाँ पर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बता दूँ आपको कि इजी तरीका है उसको कैलकुलेट करने का, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिखिए x इंटू 10 टू द पावर माइनस वाई के फॉर्म में। x इंटू 10 टू द पावर माइनस वाई, मतलब जो भी कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है उसको आप इस फॉर्म में लिखिए। कोई भी वैल्यू होगी x और 10 की पावर में माइनस वाई। तो अगर आप इसका pH देखेंगे तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं y माइनस लॉग ऑफ x, y माइनस लॉग ऑफ x, मतलब 10 की पावर में 1। अगर मैं कहूँ कि कॉन्सेंट्रेशन आपका 10 टू द पावर माइनस 1 है, करेक्ट, 10 टू द पावर माइनस 1, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। और अगर इसका pH अब हमें पता करना है तो pH क्या हो जाएगा 1, क्योंकि y क्या है यहाँ पर -1, pH हो गया हमारा 1 माइनस लॉग ऑफ x, x हमारे क्या है 1 और लॉग x की वैल्यू होती है 0, तो pH आ गया हमारा 1। तो डायरेक्टली आप 1 मिनट में pH कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, द pKb ऑफ डाइमिथाइलअमीन गिवन है और pK ऑफ एसिटिक एसिड गिवन है। डाइमिथाइलअमीन और एसिटिक एसिड दोनों का pK और pKb गिवन है। अब देखो क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि pKb गिवन है और pKa गिवन है, इसका मतलब दोनों ही वीक एसिड और वीक बेस है। और पूछा है क्या है pH, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, pH इज इक्वल टू 7 प्लस, क्योंकि pKa pKb दोनों हैं तो pKa प्लस pK माइनस pKb डिवाइडेड बाई 2। आप इसकी वैल्यूज़ पुट करिए, 7 प्लस 4.77 माइनस 3.27 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 7.75। तो क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करो कि क्या गिवन है। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग सोल्यूशन वर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ NaOH एंड HCl। अब यहाँ पे पता करना है कि pH ऑफ कौन सा विल बी इक्वल टू 1, pH किसका 1 होगा। तो बहुत सिंपल तरीका, अभी हमने क्या देखा, अगर pH 1 चाहिए इसका मतलब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए 10 टू द पावर -1। और ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि अगर किसी भी एसिड बेस को आप मिक्स करते हैं M1V1 माइनस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 गिव्स हमें क्या, थर्ड कॉन्सेंट्रेशन। ये आपने पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट में। बस ये फॉर्मूला अप्लाई करिए और चेक करिए कि कहाँ पर हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आ रहा है 10 टू द पावर -1, सीधा सीधा कैलकुलेशन। तो आप इसको चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन है जिसका pH विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर नीट 2024 उन सभी के साथ शेयर करो।